shit. नमस्कार। आज का पाठ है नेताजी का चश्मा, जो कक्षा 10 का पहला पाठ है गद्य खंड से। तो बच्चों, समय व्यर्थ ना करके हम सीधे सीधे पाठ का प्रतिपाद्य जान लेते हैं। मतलब पाठ में है क्या। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि हम किसी चश्मे की बात कर रहे हैं। अब ये चश्मा किसका है? तो चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी ऐसे ही जो साधारण नेताजी हैं उन सब की बात नहीं की जा रही है जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, बल्कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनको उपाधि स्वरूप नेताजी की उपाधि एक्चुअली मिली हुई है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनके चश्मे के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। समझाने में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये सुभाष चंद्र बोस वो हैं जिन्होंने अपने मनोबल और बुद्धि के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया था, और उससे संबंधित कुछ उक्तियां भी हमें आज भी याद हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर दिल्ली चलो का नारा। इस तरह की बातें आज भी हम याद करते हैं जब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं, जो स्वतंत्रता प्राप्ति करने से पूर्व भारत की आज़ादी हेतु व भारतीयों को उत्साहित करने हेतु नेताजी ने उस समय कही थी। अब इस पाठ में एक कस्बे या के चौराहे के बारे में बात की जा रही है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति ठीक चौराहे पर लगी है, जो कुर्ते के या कमीज के सेकंड बटन तक की बस बनी हुई है, यानी लगभग 1.5-2.5 फुट की। तो वो चौराहे पर जो मूर्ति है उसमें अजीब सी बात यह है कि मूर्ति पत्थर की बनी हुई है, संगमरमर की, लेकिन उस पर जो चश्मा लगा है वो रियल चश्मा है, जैसा आम मनुष्य लगाते हैं। तो यही विशेष बात है, और इस विशेष बात को लेके पूरे चैप्टर में देशभक्ति से रिलेटेड बात की जाएगी। और देशभक्ति ही नहीं, ऐसे लोगों के सम्मान व आदर की भी बात की जाएगी जिन्होंने हमारे देश को उन्नति प्रदान की और आज़ादी प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो बच्चों, आपके सामने स्वयं प्रकाश जी, जो इस चैप्टर के लेखक हैं, उनका थोड़ा सा परिचय है, और वो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। उन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, लेकिन संपूर्ण परिचय आपके सामने है। ये स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की, यानी इन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद जॉब किया, और उसके बाद बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा उनका राजस्थान में बीता। बहुत बड़ा जो टाइम पीरियड था उन्होंने राजस्थान में बिताया था, और बहुत टाइम तक ये लिखा हुआ है। फिलहाल स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं, लेकिन इस समय उनकी मृत्यु हो चुकी है बच्चों, क्योंकि 2019 में इनकी डेथ हो गई है। जो परिचय आपके सामने है वो उससे पहले लिखा गया है, तो इसलिए इसमें मृत्यु का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन 2019 में उनका निधन हो चुका है, गुना मध्य प्रदेश में, इसलिए इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस है। तो इन्होंने अपनी रिटायरमेंट लेने के बाद वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे थे काफ़ी लंबे टाइम तक, और इनकी जो रचनाएं हैं वो आपके सामने हैं। ये 8वें दशक में उभरे हुए स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, मतलब बहुत फेमस हुए थे आधुनिक युग में, और इनकी रचनाएं ये सामने है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी संधान, ये सारे इनके उल्लेखनीय हैं जो प्रसिद्ध हुए थे। और विनय और ईंधन जैसे उपन्यास भी इन्होंने लिखे थे, और ये सारे इनके पुरस्कार हैं जो इनको हिंदी साहित्य के लिए मिले थे। पहल सम्मान मिला है, वनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार, और ये सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। इसके बाद इनके लिए थोड़ा सा ये देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके सामने है कि उनके मुख्य विषय क्या रहते होंगे। जब वो रचनाओं को अपनी लिखते हैं तो मेन किस चीज़ पर फोकस करते हैं? मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे, यानी मध्यम वर्गीय लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं या कठिनाइयां हैं वो सब इन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। जैसा कि लिखा है, वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, यानी वर्गों में जो डिवाइडेशन हो गया है उसके लिए इन्होंने विरोध करने का प्रयास किया। सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव, जितने प्रकार के भेदभाव होते हैं, ऊंच नीच और ये सब
चीज़ें जो होती हैं, धर्म का से संबंधित भेदभाव या जातीय भेदभाव, वो सब इन्होंने उसका विरोध करने के लिए अपनी ढेर सारी कहानियाँ लिखी हैं और उपन्यास में भी उनका मुख्य विषय इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड होता था। तो ये इनका जो ये वाला पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि वो उनके मुख्य विषय क्या रहते थे, यानी किस क्षेत्र पर ज़्यादा इन्होंने काम किया। अब ये है आपका नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है, उससे रिलेटेड थोड़ा सी इंट्रोडक्शन है एक्चुअली कि नेताजी का चश्मा क्यों लिखा होगा या किससे रिलेटेड है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के प्रयास करने के लिए का नाम ही देशभक्ति है। हम देशभक्ति किसे कहते हैं, इसकी ये पूरी परिभाषा है कि देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हम देश से प्रेम करें, उसमें ये सारी चीजें आती हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है कि हम देशभक्ति किस तरह अपनी प्रदर्शित कर सकते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। ये जो स्टोरी है इसमें ये बताया गया है कि देशभक्ति करने का माध्यम एकमात्र सैनिकों जैसा नहीं है कि हम आर्मी में ज्वाइन करके और देशभक्ति का प्रदर्शन करें, बल्कि हर एक बंदे का, जो यहाँ का नागरिक है, उसका अलग अलग तरीका हो सकता है देशभक्ति को प्रदर्शित करने का, और इसमें बड़े बूढ़े और युवक और बच्चे सभी लोग शामिल रह सकते हैं और अपनी तरह से दिखा सकते हैं कि वो देशभक्त हैं। ये बात यहाँ पर दिखाई जाएगी। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस भावना में शामिल रहते हैं। ये चैप्टर का आपका शुरुआती पृष्ठ है। इसमें जो स्टार्टिंग हुई है कहानी की कुछ इस तरह से है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। मैंने आपको प्रारंभिक जो इंट्रोडक्शन बताया था उसमें बताया था कि एक कस्बा है जहाँ पर एक मूर्ति है, ये उसी कस्बे की बात की जा रही है। और इसमें मुख्य पात्र जो हैं वो 3 पात्र दिखाए जाएंगे आपको। एक हालदार साहब हैं जो किसी अच्छी कंपनी में कार्यरत हैं, ऑफिसर जैसे हैं, जिनको हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा एक पान वाला है जो उस कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान है, उसका भी कैरेक्टर या पात्र बहुत अच्छा है, इसमें दिखाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो मेन कैरेक्टर है वो है कैप्टन चश्मे वाला। मेन कैरेक्टर कैप्टन चश्मे वाला एक्चुअली कोई कैप्टन नहीं है, बल्कि उसकी देशभक्ति को देखकर लोगों ने उसका नाम कैप्टन रख दिया है, जो साधारण सा एक वृद्ध और अपाहिज चश्मे वाला है जो फेरी लगाकर चश्मा बेचता है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, यानी पक्के मकान बहुत कम थे, कच्चे मकान, कच्चा हाउस ज्यादा थे। जिसे बाजार कहा जा सके ऐसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना या फैक्ट्री कह सकते हैं, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। ये कस्बे का जिक्र करते हैं तो एक चीज समझ लेना चाहिए कि हम सिटी से छोटा और गांव से थोड़ा बड़ा एरिया के नाम से, हम कस्बे के नाम से जानते हैं। तो ये कस्बे में बहुत सीमित सुविधाएं हैं, ये आपके सामने है। एक नगर पालिका है और नगर पालिका का काम क्या है? नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। छतरी किसके ऊपर? मूर्तियों के ऊपर, जिससे कबूतर उसमें गंदगी ना फैला सके। तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के एक उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार में एक मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर से बनी हुई प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में होगी, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। मतलब मूर्ति की तो बात की जाएगी, लेकिन मूर्ति का भी एक छोटा सा हिस्सा, और वो हिस्सा क्या है बच्चों? चश्मा, जो नेताजी के व्यक्तित्व में शामिल है। अगर एक भी चीज हम किसी के व्यक्तित्व से गायब कर देते हैं तो उनको इनकम्प्लीट सा, अधूरा सा लगता है वो चीज। और यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले ने उस कमी को बहुत अंतर्भावना से सोचा है
कि चश्मा वो नज़र वाला चश्मा है, तो मूर्ति जबकि है वो जीवित मनुष्य नहीं है वो, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे उनको देखने में कष्ट होता होगा। इसके चलते वो अपना चश्मा लगाने वाला कार्य करेगा, जैसा कि आगे आप देखेंगे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अब ये बात क्या है, ये एक्चुअली अंदाज़ा लगाया जा रहा है उस मूर्ति को देखकर कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। कंफर्म बात नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसी ये वजह होगी जिसकी वजह से वहाँ पर एक कमी मूर्ति में रह गई है। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने कि चिट्ठी पत्री में जैसा सरकारी संस्थानों में होता है कि बहुत धीरे धीरे कार्य होता है, बहुत टाइम उसके रिकॉर्ड बनाने में और उसकी परमिशन लेने में बहुत टाइम निकाल देते हैं। ये सारी वजह रही होगी जिसके बाद वो मूर्ति जो है वो कुछ अपूर्ण नज़र आ रही है, या फिर हो सकता है उसका बजट कम हो, तो इसके चलते, या फिर मूर्तिकारों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी जिसके चलते मूर्ति में चश्मे वाली जो घटना हो गई है या कमी हो गई है वो नजर आ रही है। ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। जब ये सब चीज़ें हुई होंगी, ये सब कारण बने होंगे, तो फिर लास्ट में एक ही अंतिम ऑप्शन था कि वहाँ का जो इकलौता स्कूल था उसके जो मास्टर जी थे, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, उन्होंने ये मूर्ति बनाई होगी, उनको ये काम सौंप दिया गया होगा, जो कि महीने भर में मूर्ति को बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे होंगे। ये सब लोग जानते हैं कि मार्च का महीना जो होता है वो क्लोजिंग मंथ होता है और ऐसे में बहुत सारे सरकारी संस्थानों में जो प्रोजेक्ट कुछ पूरा होना हो, जो कुछ टारगेट हो, वो सारे मार्च के मंथ तक हो जाना चाहिए, ऐसा हर महकमे में है। तो ऐसा यहाँ भी नज़र आता है कि जैसे सरकार ने बहुत ढिलाई में सारा काम ले रखा है और अंतिम समय आने वाला है, तो जल्दी जल्दी से सड़कें, जैसे पुल बनने लगते हैं, जल्दी से सड़कें बनने लगती हैं, सेम चीज़ यहाँ भी नज़र आ रही है कि जब टाइम ओवर होने वाला है तब उन्होंने क्या किया है, मोतीलाल जैसे मास्टर जी को मूर्ति बनाने का काम दे दिया गया है, जिसने ये बोल दिया होगा कि आप चिंता मत करिए, महीने भर में मूर्ति बनाकर मैं कंप्लीट कर दूंगा। ऐसा उसने विश्वास दिलाया होगा, जिसके चलते ये काम मोतीलाल ने ही किया था। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, ये तो पहले भी बताया जा चुका है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की कोई 2 फुट की ऊंची मूर्ति थी। वो छोटी सी मूर्ति है, 2 फुट की लगभग, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट उस मूर्ति को कहते हैं जो कि 2 फुट की लंबी होती है बस, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कम सिन, यानी कम उम्र जैसे नजर आ रहे हैं और एकदम बहुत मासूम शक्ल उन पर नजर आ रही है। मतलब मूर्ति में और कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बस कमी थी तो चश्मे की। फौजी वर्दी में है, जैसा कि कल्पना हम करते हैं जब नेताजी की, तो फौजी वर्दी में ही नजर आते हैं। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। अगर प्रश्न आ जाता है कभी किस चीज़ को उन्होंने सफल और सराहनीय प्रयास किया कहा और किसके लिए तारीफ है, तो ये तारीफ नगर पालिका के लिए थी, और जिसमें बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, मूर्ति बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या है आगे देखिए, केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे जैसा दिखता था वो, जैसा आम मनुष्य लगाते हैं नज़र का चश्मा कम देखने पर, वैसा चश्मा वहाँ पर नहीं था। अब बच्चों, ये निश्चित बात है कि किसी की पर्सनैलिटी की जब हम, जो कि नहीं है और उसका हम याद कर रहे होते हैं, तो उसके व्यक्तित्व में जो भी चीज़ें हम कल्पना करते हैं, उसकी वेशभूषा, उसके चलने का अंदाज, उसके पहनने का अंदाज, वो सब एग्जैक्ट जैसा हो वैसा ही होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ अपूर्ण जैसा प्रतीत होता है, संतुष्टि नहीं मिलती। जैसे अगर हम महात्मा गांधी की बात कर लें, तो जैसे ही महात्मा गांधी शब्द हमारे मुख में आया
तुरंत हमें एक दृश्य सा दिखाई देने लगता है कि महात्मा जी कैसे दिखते हैं। उनका सिर पर बाल नहीं है, उनके गोल चश्मा चढ़ा हुआ है, वो हाथ में लाठी पहने पकड़े हुए हैं, कम वस्त्र पहने हुए हैं, और इस जैसी कल्पना हमारे दिमाग में तुरंत घूमने लगती है। तो इस दृश्य बिंब को अगर हम सोचते हैं और ऐसा हमारे सामने ना हो, हमने जो मूर्ति देखी उसमें कोई चीज़ कमी है, जैसे गांधी जी का हाथ तो उठा हुआ है लेकिन उसमें लाठी नहीं है, तो हमें वहाँ पर अपूर्णता नजर आती है। वही कंडीशन यहाँ पर नेताजी की मूर्ति में है कि नेताजी की मूर्ति तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें जो पत्थर का चश्मा होना चाहिए था उसकी जगह पर रियल चश्मा वहाँ पर नजर आ रहा है। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। उनका दिमाग तुरंत उसी जगह पर, जो कमी होती है उसी पर हमारी नज़र सबसे पहले जाती है, तो उनकी भी निगाह तुरंत उसी पर चश्मे पर पड़ी और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अब ये कमी को देखकर ये दुखी नहीं हो रहे, बल्कि इनके दिमाग में बड़ा अचरज वाली चीज़ आ रही है, बल्कि एक खुशी सी महसूस हो रही है कि रियल चश्मा है यहाँ पर। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। वो एक जीप से आते थे हालदार साहब, उसमें जीप में चलाने वाला ड्राइवर और हालदार साहब, और हालदार साहब जो है इस कस्बे से गुजरते थे तो इस मूर्ति को देखते थे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। जब इंटरेस्टिंग कोई चीज़ नज़र आती है तो हम काफ़ी समय तक उसको अपनी याद में बसा कर रखते हैं, और ऐसा ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। किस चीज़, अब यहाँ पर सराहनीय किस चीज़ के लिए कहा गया? चश्मा लगाने वाली बात पर। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, बल्कि उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ बनती जा रही है। कोई देशभक्ति का प्रदर्शन करना भी चाहिए, देशभक्ति के लिए, समाज के लिए कुछ करता है तो वो भी मजाक का विषय बन जाता है। आजकल का ऐसा ही ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पर जो कार्य चश्मे वाला हो रहा है, इसको सराहनीय कार्य इन्होंने हालदार साहब ने कहा है। हालदार साहब की आदत सी अब पड़ गई थी, मतलब इनको हैबिट हो गई है कि कस्बे से जब गुजरते थे तो उनको वहाँ रुकना होता था, पान खाना होता था, और इस मूर्ति को भी ज़रूर देखना होता था। अब यहाँ पर क्या सीन है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर होती है जो ऊपर वाले पैराग्राफ में है। इसमें दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर सा नजर आया। वो अंतर क्या था? उन्होंने ध्यान से देखा तो चश्मा दूसरा लगा हुआ था। पिछली बार कुछ और चश्मा था, इस बार कुछ और चश्मा है। उन्होंने देखा पहले जो फ्रेम वाला चश्मा था, मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, उन्हें जानने की इच्छा होने लगी कि ये क्या, क्यों हो रहा है, ऐसा बदल क्यों रहा है। फिर उनको इंटरेस्टिंग भी चीज़ लग रही है कि वाह क्या बात है, कि क्या आइडिया है, मूर्ति तो कपड़े बदल नहीं सकती तो चश्मा तो बदल सकती है। तो ये इनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा और बस देख के खुश होकर चले गए। तीसरी बार फिर नया चश्मा उनको नजर आया। जब बार बार वो बदलता हुआ चश्मा देख रहे हैं तो उनको आदत सी पड़ गई कि अब कौन सा चश्मा होगा, मूर्ति पर चश्मा कौन सा होगा, डिफरेंट होगा, ये सारी चीज़ उनके अंदर चलती है, एक्साइटमेंट रहता उनके अंदर। तो अब वो एक उनकी आदत सी बन गई थी कि वहाँ पर रुकते ज़रूर थे और पान वाले के पास जाकर पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखना इनकी हैबिट। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, दुर्दमनीय का मतलब होता है असहनीय होना, जब उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही है और वो बेचैन होते चले जा रहे हैं, तब उन्होंने क्या किया, पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो पूरे शहर का, पूरी दुनिया की, है तो सबसे बढ़िया जरिया है कि पान वाली की दुकान पर जाकर खड़े हो जाइए। वहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है कि ग्रुप खड़ा हो रहा होता है और सारी न्यूज़ उसके पास होती है। तो इन्होंने भी वही काम किया है, चौराहे पर जो पान वाला है उससे ये बात पूछी उन्होंने कि क्या हो रहा है, चश्मा बदल क्यों रहा है। पान वाले के खुद में मुंह में पान ठुसा हुआ था। अब ये पूरा पात्र और इसका व्यक्तित्व किस तरह का है ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर। पान वाले, ये पूरा पैराग्राफ पान वाले से रिलेटेड है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था, वह खुश रहने वाला व्यक्ति था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा।
उसकी टोन फिरकी। जब मोटे व्यक्ति होते हैं जो तो वो जब हंसते हैं तो उनका जो पेट भी हिलता है, तो वो उसी की बात यहाँ कही गई है कि उनकी टोन भी थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीशी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसने जवाब में कहा कि कैप्टन चश्मे वाला ये कार्य चश्मा बदलने का, चढ़ाने का वही करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए और बोले, क्या करता है? तो उन्होंने कहा, चश्मा चेंज करता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, बदलता क्यों है? हालदार साहब अब भी कुछ समझ नहीं पाए थे। अब पान वाला अपनी जुबान में स्थानीय भाषा में बोल रहा है, कोई ग्राहक आ गया समझो। ग्राहक का मतलब यहाँ ग्राहक से है, चश्मा खरीदने वाला। कोई ग्राहक अगर आ जाता है, उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौड़े चौखट का मतलब चौड़े फ्रेम वाला चश्मा, चौकोर हो जो, वो अगर उसे चाहिए तो फिर कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। मूर्ति पे जो चढ़ा हुआ चश्मा है वो उसको दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया, यानी दूसरा चश्मा वहां पर लगा दिया, कोई भी। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, आहत करती है। इसलिए ऐसा लगता है उसको कि मानो चश्मे के बगैर नेताजी को बड़ी असुविधा हो रही है देखने में। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार का मतलब जरूरत, आवश्यकता, तो जो मूर्ति पर लगा है कैप्टन उसको उतारकर दूसरा चश्मा वहां पर चढ़ा देता है और वो ग्राहक को दे देता है। लेकिन एक विशेष बात है कि जब वो उस चश्मे को उतारता है तो क्षमा मांगता है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो क्षमा मांगकर तब देता है। यानी वो शख्सियत जो उनके सामने है, जो मूर्ति है, वो बहुत सम्मान के पात्र है। और जब उसका चश्मा उतारते हैं तो उसको लगता है ऐसा कैप्टन को कि जैसे वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, इसलिए वो क्षमा मांगता है। और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, अर्थात दूसरा चश्मा लगा देता है उस मूर्ति पर। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? जो वास्तविक चश्मा था वो कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी टोन थिरकी, कत्थे की डंडी नीचे फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जो ओरिजिनल चश्मा था उसके बारे में इन्होंने जवाब दिया कि उसने, मास्टर ने चश्मा बनाया ही नहीं, वो भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, उनके लिए बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली जो घटना हो रही थी वो आश्चर्यचकित करने वाली थी, और साथ ही देशभक्ति की भावना नजर आ रही है, इसलिए द्रवित करने वाली भी थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा या बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर पर पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें चश्मा ओरिजिनल क्यों नहीं बन पाया होगा, इसका अंदाजा भी वो बस मन ही मन लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि कांच वाला वो बने या पत्थर का बने, कैसे पारदर्शी बनाया जाए वो तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश भी की होगी तो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ये सारे वो अनुमान लगा रहे हैं। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, मतलब वो थक गए इस बात को सोचते सोचते, अनुमान लगाते लगाते, लेकिन सही आंसर उनको नहीं मिला। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, बहुत ही आश्चर्यजनक और जिज्ञासापूर्ण लग रहा है इनको। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? मतलब उनको ये लग रहा है कि अगर ये इतना देशभक्ति की भावना इसके अंदर है तो क्या ये पुराना कोई साथी तो नहीं है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा।
यानी ये जिस तरह से चेन स्मोकर होते हैं वैसे ही चेन पान खाने वाला है ये व्यक्ति। तीसरा पान खा रहा है इतनी सी बात में, इतनी सी देर में, और उसको रोक कर उसने उनकी तरफ देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीशी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। उन्होंने एक तरफ संकेत किया कि वो कैप्टन चश्मे वाला जो है वो लंगड़ा है, और वो फौज में क्या, वो मजाक उड़ा रहे हैं इसका कि वो तो पागल है, अगर देशभक्ति पूर्ण कार्य कर रहा है तो वो पागल की संज्ञा में रख दिया उसने। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ये सब व्यंग कर रहा है, ताना मार रहा है और मजाक वाली बात जैसा उसने देशभक्ति को लिया हुआ है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, जिसमें हमारा मुख खुला का खुला रह जाता है जब हमने किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन ना किया हो, कुछ सोचा ना हो और अचानक वो चीज़ हमारे सामने आ जाए तो जिस तरह से हो जाता है। एक बेहद मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला। यानी अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि वो एक फेरी वाला है जिसके पास पैसे कम हैं, जिसकी वजह से वो अपने गली गली घूमकर चश्मों को बेचता है। उसके पास कोई दुकान नहीं है। अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। जिस बांस पर चश्मे लटके हुए हैं उसको एक जगह पर रख रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। उनको आश्चर्य हुआ। फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। कैप्टन का मतलब, हम कैप्टन शब्द अगर सुनते हैं तो आर्मी का कैप्टन हमें काल्पनिक रूप से हमारे दिमाग में बिंब आता है, चित्र आता है, और इसका कैप्टन नाम सुनकर इनको आश्चर्य हो रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। वो इग्नोर कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। ड्राइवर को भी कोई काम लगा हुआ था, कहीं और जाना होगा, इसलिए वो भी बेचैन हो रहा था। इनकी बातों को क्लियर करने के लिए दोनों में से कोई तैयार नहीं था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। ये दृश्य जो दिख रहा है ये वही कैप्टन वाले को दिखाया गया है जिसके पास एक छोटी सी संदूकची है, और वो कैप्टन जो है चश्मे वाला सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मा लगा रहा है। ये पिक्चर यहाँ पर देखिए ध्यान से। 2 साल बाद हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। 2 साल तक इन्होंने यही क्रम देखा कि वहाँ पर मूर्ति से, कस्बे से जब गुजरते थे तो वहाँ पर चश्मा बदल जाता था, और बदलते हुए चश्मों को ये देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा जो मशहूर हुआ था। गोगो एक विलेन, उसके नाम का एक चश्मा मशहूर हो गया था। तो वो चश्मा नजर आ रहा है, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर, वहाँ चश्मा होता जरूर चढ़ा हुआ। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, जब वो यात्रा करते थे थके हुए होते थे, जिसमें कोई भी मनोरंजन वाली चीज़, कोई रोचक वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन उस कस्बे से गुजरते समय उनकी जिज्ञासा और कहना चाहिए उत्साह बढ़ जाता था, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट होता था इस चीज़ का कि मूर्ति पर कौन सा चश्मा होगा। तो कुछ क्षण खुशी के उनको मिलते थे इस कस्बे से गुजरते समय। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। एक बार उन्होंने जब देखा कस्बे से गुजरे 15 दिन बाद, तो वहाँ पर चश्मा भी नहीं चढ़ा हुआ था और सारी दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला कि साहब, कैप्टन मर गया। अब यहाँ पर पान वाले का दूसरा कहना चाहिए भाव दिखाया गया। उधर दिखाया गया कि देशभक्ति और देशभक्त से का मजाक उड़ा रहा है वो, और यहाँ पर दिखाया गया कि वो भी भावनात्मक हो रहा है, वो भी दुखी हो रहा है कैप्टन चश्मे वाले को की मृत्यु होने के बाद उसे ना देखकर। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब।
कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, मतलब चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। आज के जो हालात हैं वर्तमान समय के, उसके बारे में सोचते हुए ये बात कह रहे हैं कि कैसे लोग हैं जो अपने देश के और अपने देशभक्त लोग, जो सम्मानित लोग थे, उनके लिए कुछ लोग तो बिल्कुल जान गंवाने पर तुले हुए हैं। ये एक्चुअली घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी बात ऐसे लोगों के लिए की गई है जैसे आर्मी के ऑफिसर्स या फिर सैनिक जो सीमा पर तैनात रहते हैं। उनके पास ये सब कुछ नहीं होता, वो इन सब चीज़ों को त्याग कर देशभक्ति या देश के लिए, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर तैनात रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के देशभक्तों के ऊपर हंसते हैं और खुद क्या करते हैं, खुद बिकने का मौका ढूंढते हैं। मतलब बिकने का पैसे से रिलेटेड बात है यहाँ पर, यानी पैसों के लिए कुछ भी कर सकने के लिए लोग तैयार रहते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली पर सुभाष की प्रतिमा तो अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल चुका है, मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया है। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी एक आदत सी पड़ जाती है, हम ना चाहें अपने आप को रोकते रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम वही कार्य करते हैं जो हैबिचुअल हो चुके हैं, जो आदत हमारी पड़ चुकी है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। हमेशा कस्बे से गुजरते समय वो उस मूर्ति की तरफ देखते ज़रूर थे, तो या ना चाहते हुए भी उनकी आंखें उस तरफ उठ गई। और क्या देखा उन्होंने, कुछ ऐसा देखा कि चीखे। तेज स्पीड में जीप थी और उसको ड्राइवर को मना कर दिया था कि चौराहे पर वो रुकेंगे नहीं। अब चलती हुई जीप से उनकी आंखें जब उस तरफ उन्होंने देखी मूर्ति को, तो वो एकदम चीख पड़े और बोले रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, क्योंकि उसने जोर से जीप के ब्रेक मारे होंगे तो आवाज़ आई होगी बहुत तेज। तो वहाँ जो लोग गुजर रहे थे, मुसाफिर थे, वो सब उनकी तरफ देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। अटेंशन मतलब सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं। सरकंडे के चश्मे की बात कर रहे हैं, ये बच्चे खेल खिलौने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वैसा ही सरकंडे का छोटा सा बना हुआ चश्मा वहाँ पर लगा हुआ था, जैसे बच्चे बनाते हैं। हालदार साहब भावुक थे। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है और ये एंड जो हो रहा है वो इसलिए ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि चाहे बड़ा बूढ़ा हो, चाहे युवक हो, एक छोटा बच्चा हो, सबके अंदर देशभक्ति की भावना हो सकती है। ये एंडिंग जो दिखाई जा रही है ये एक उम्मीद दे रही है, एक उम्मीद दे रही है कि बच्चे भी देशभक्त हैं और यही बच्चे आगे का भविष्य भी हैं, देश का भविष्य भी हैं। तो ये बात सोचकर उनको ऐसा लगा कि अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, आशा की किरणें अभी भी दिखाई दे रही हैं। अगर बच्चे ने ऐसा कार्य किया है तो भविष्य और अच्छा देश का हो सकता है। इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर एंड में दिखाया है और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। नमस्कार।